हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? हम यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। एड्जॉर्प्शन हमने शुरू किया हुआ था। एड्जॉर्प्शन के हम फैक्टर्स को स्टडी करने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। आप लोगों को याद हो तो टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है एड्जॉर्प्शन पे, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन घट जाता है, इस बारे में हमने बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वालिटेटिवली ये समझ लिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्जॉर्प्शन घटता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना एड्जॉर्प्शन घटेगा, इस चीज को हम अब कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। क्वांटिटेटिव में हमें क्या करना है? बेसिकली इसी चीज को कैलकुलेट करना है कि आखिरकार किस फॉर्मूले से टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन लिंक होंगे। तो फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के अरेनियस इक्वेशन को यूज करेंगे। अरेनियस इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये इक्वेशन होता है अरेनियस का, वेयर के इज रेट कांस्टेंट, ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री में अप्लाई करूं, एड्जॉर्प्शन में अप्लाई करूं, तो एड्जॉर्प्शन के केस में यह देखा गया कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस थी वो क्या थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर मैक्सिमम रिएक्शन कैसी थी? फर्स्ट ऑर्डर। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है सेकंड इनवर्स। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि रेट कांस्टेंट को इनवर्स कर दूं तो इनवर्स का यूनिट क्या बन जाएगा? इनवर्स का यूनिट बनेगा सेकंड। यानी कि रेट कांस्टेंट को अगर इनवर्स किया जाए तो वो मुझे टाइम की वैल्यू देगा। अब ये रेट कांस्टेंट था, तो जैसे ही कांस्टेंट को इन्वर्स करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। इस नए कांस्टेंट को नाम दे दिया हमने टाउ, और ये टाउ किसके बराबर था? 1/k, जो क्या बताएगा बेसिकली कितने सेकंड तक पार्टिकल्स एड्सॉर्ब रहेंगे। मान लो मैंने यहां पर एक सॉलिड सरफेस लिया और मैं इसके सरफेस पे गैस के पार्टिकल को एड्सॉर्ब करा रहा हूं, तो पार्टिकल आएगा, एड्सॉर्ब होगा। अब मुझे पता है ये प्रोसेस डायनामिक है तो कुछ टाइम के बाद डिसॉर्ब भी होगा। तो एक्चुअल में जब पार्टिकल आया और वो एड्सॉर्ब हुआ तो 0 सेकंड से लेकर कितने टाइम तक पार्टिकल इस सरफेस पे रहा बिफोर डिसॉर्प्शन, ये कितने टाइम तक रहा, इस टाइम को कैलकुलेट कौन करता है? टाउ। इस टाइम को ये निकालेगा कि कितने टाइम तक एक्चुअल में पार्टिकल एड्सॉर्ब हुए। ठीक है, इस टाउ को निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को उल्टा करना है। अब इस इक्वेशन को अगर उल्टा करें तो इक्वेशन बनेगा 1/k इज इक्वल टू 1/a 1/एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लेकिन अगर मुझे इससे टाइम को निकालना है तो यहां पर जो मैं एक्टिवेशन एनर्जी लेकर चलूंगा वो डिसॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लेकर चलूंगा। इस इक्वेशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी यूज होगा वो डिसॉर्प्शन का होगा। क्यों डिसॉर्प्शन का एनर्जी होगा? बिकॉज यहां पर हमें टाउ निकालना है, और ये जो टाउ है कितने टाइम तक पार्टिकल एड्सॉर्ब हुआ, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा डिसॉर्प्शन पे। कैसे कंप्लीटली डिपेंड करेगा डिसॉर्प्शन पे? इस बात को समझो। मान लो इस सॉलिड सरफेस पे मुझे एड्सॉर्प्शन को कराना है, तो पार्टिकल हो सकता है धीरे से आए, हो सकता है तेज आए। चाहे वो पार्टिकल धीरे से आए या तेज आए तो टाइम 0 तो वही रहेगा ना जब वो पार्टिकल इस सरफेस पे बाइंड हुआ। अब वो कितनी देर तक इस सरफेस पे रहेगा ये पार्टिकल, ये बात डिपेंड करेगी डिसॉर्प्शन का रेट क्या है। मान लो अगर डिसॉर्प्शन बहुत धीरे हो रहा है तो यहां पर बहुत टाइम तक पार्टिकल स्टिक करेंगे, और मान लो पार्टिकल आने के बाद डिसॉर्प्शन बहुत फास्ट है तो यहां पर क्या होगा? पार्टिकल आएगा और बहुत तेजी से रिमूव हो जाएगा। अगर वो तेजी से रिमूव हो गया तो बहुत कम टाइम के लिए स्टिक करेगा, और अगर डिसॉर्प्शन बहुत स्लो है तो वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टिक करेगा। तो वो कितने टाइम तक पार्टिकल सरफेस पे रिटेन होगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डिसऑर्प्शन पे। इसीलिए हम यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी भी किसका लेंगे? डिसऑर्प्शन का। तो 1/k की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं टाउ।
1 बाय ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 बाय ए जो है वो यहां पर एक नया कांस्टेंट देगा, उस कांस्टेंट को नाम दिया टाउ नॉट। अब ये देखें तो एक्सपोनेंशियल को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये नेगेटिव हट जाएगा और एक्सपोनेंशियल ऊपर बन के ऊपर जाके क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी। ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन की मदद से एक्चुअल में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं, कितने टाइम तक पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए और डिसॉर्प्शन क्या था उस वक्त। तो डिसॉर्प्शन, टेम्परेचर और टाइम, तीनों चीजों को यहां पर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन से तीनों को रिलेट करना उतना आसान नहीं होगा, तो थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग की टर्म में लिखूं तो ये बनेगा ln टाउ इज इक्वल टू ln टाउ नॉट। अगर नेचुरल लॉग लेंगे तो बस पावर नीचे आ जाएगी, पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन की मदद से हम बेहतर समझा सकते हैं कि टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन कैसे लिंक हुआ। ये इक्वेशन बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा। कैसे बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगा, इस बात को ध्यान से सुनना। यहां पर अगर देखें तो मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो यहां पर जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा मुझे पता है ये जो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है, ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर मैं यहां पर नीचे वाली टर्म को बड़ा करूं तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करती है, सिंपल सा बात है। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जैसे ही डिक्रीज होगी तो ln टाउ का वैल्यू भी तो घट जाएगा, और ln टाउ का वैल्यू घटने का मतलब क्या है, पार्टिकल कम टाइम के लिए एब्जॉर्ब हुए, और पार्टिकल कम टाइम के लिए एब्जॉर्ब तब होते हैं जब वो आए और बहुत तेजी से रिमूव हो जाए। यानी कि जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं डिसॉर्प्शन बढ़ता है, और डिसऑप्शन बढ़ेगा तो अपने आप एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिवली स्टडी किया था उसी को यहां पर क्वांटिटेटिवली प्रूव भी किया। यहां पर जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आप कंपेयर कर सकते हो डिसऑप्शन क्या रहेगा, एड्सॉर्प्शन क्या रहेगा। ठीक है, दोनों बातों को आप यहां पर कंपेयर कर सकते हो। अब इसी एलन की इक्वेशन को आप चाहो तो ग्राफ की टर्म्स में भी स्टडी कर सकते हो। देखो हमने अभी इक्वेशन क्या बनाया था, हमने इक्वेशन बनाया ln टाउ इज इक्वल टू ln टाउ नॉट प्लस ई ए डिसऑप्शन अपॉन आर टी। ये हमने इक्वेशन बनाया था। इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ की टर्म्स में समझाऊं तो मान लीजिए मैंने यहां पर ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे यहां पर मैं रख रहा हूं ln टाउ को, ये मैंने ln टाउ को रखा y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस हो गई ln टाउ। x एक्सिस पे रख रहा हूं 1 बाय टी को, 1 बाय टी को x एक्सिस पे रखा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो y और x, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कर्व में x के साथ जो टर्म होगी वो होगा स्लोप, और ये काम करेगा इंटरसेप्ट का। तो यहां पर अगर मैं स्लोप को लिखूं तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा ई ए डिसऑप्शन अपॉन आर के बराबर। और इंटरसेप्ट क्या बताएगा मुझे, इंटरसेप्ट बताएगा इस ग्राफ में ln टाउ नॉट की वैल्यू, कि ln टाउ नॉट का क्या वैल्यू होने वाला है। तो इस तरीके से अगर चाहो तो इस इक्वेशन को आप ग्राफ की टर्म्स में, या फिर अगर सवाल कभी भी ग्राफ की टर्म्स में आ जाए तो इस तरीके से इंटरप्रेट करके इक्वेशन को बना सकते हो। अब क्या करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। मान लो तुम्हें टेम्परेचर एक दिया है T1, दूसरा टेम्परेचर दिया है T2। ठीक है, टेम्परेचर का डाटा दिया हुआ है। अब टेम्परेचर T1 पे मैं कह रहा हूं कि यहां पर कितने टाइम तक पार्टिकल एब्जॉर्ब रहे, इसे मान लिया टाउ1। T2 टेम्परेचर पे कितने टाइम तक पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए, इसे मान लिया टाउ2। तुम्हें पता ही है टाइम जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते ही डिसऑप्शन बढ़ा तो टाइम घट जाएगा, कितने टाइम तक पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल आते ही रिमूव हो जाएंगे, तो कितने टाइम तक वो एब्जॉर्ब रहे ये घट जाएगा। तो अब कितना घटेगा दोनों टेम्परेचर के हिसाब से कंपेयर करते हुए अगर इक्वेशन बनाऊं तो पहले टेम्परेचर पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पहले टेम्परेचर के लिए इक्वेशन बन गई ln टाउ1 इज इक्वल टू ln टाउ नॉट प्लस
ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी वन, ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी वन, पहले टेम्परेचर पे पहला टाइम टाउ है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकंड क्या था, ln टाउ 2 इज इक्वल टू ln टाउ नॉट प्लस ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी टू। अब टेम्परेचर क्या है, T2, T2 टेम्परेचर पे कितने टाइम तक एब्जॉर्ब हुए, टाउ 2 टाइम तक। अब यहां पर क्या करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। अगर सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहां पर इक्वेशन बनेगा ln टाउ 2 माइनस ln टाउ 1। अब दोनों इक्वेशन में आपको एक टर्म कॉमन दिख रही होगी ln टाउ नॉट, तो माइनस करने पे ये टर्म तो कट जाएगी। ये टर्म कटने के बाद जो चीजें तुम्हारे पास बचेंगी वो ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी टू माइनस ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी वन। मैंने यहां पर यह माना है कि इस T1 से T2 टेम्परेचर रेंज पर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो दोनों केस में डिसॉर्प्शन का वैल्यू जो है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसॉर्प्शन, वो सेम है। तो ये इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन को लिख सकते हैं ln टाउ 2 अपॉन टाउ 1, ये किसके बराबर आएगा, ई ए डिसॉर्प्शन कॉमन ले लिया अपॉन आर कॉमन ले लिया दोनों में से, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/T2 माइनस 1/T1। ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। किसके लिए, दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर टाइम को कंपेयर करना है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या टाइम का कंपैरिजन होगा, उस टाइम को आप यहां पर कंपेयर कर सकते हो। ई ए डिसॉर्प्शन रखना है, बस आर का वैल्यू रखना है, अपने आप ये चीज सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पर ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इस इक्वेशन में इस बात का ध्यान रखना, अगर वेंट हॉफ से इसे कंपेयर कराओ तो वेंट हॉफ के बराबर नहीं है। वेंट हॉफ में यहां पर पहले T1 टेम्परेचर आता है, बाद में T2, जबकि यहां पे है T2 फिर आएगा T1। तो ये वेंट हॉफ से मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है, ठीक है। इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री को अगर समझना है तो वो न्यूमेरिकल से ही समझ में आ सकती है। तो यहां पर न्यूमेरिकल पे लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मेरे कंसेप्ट्स के साथ लिंक होगा। अब इस सवाल में वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है हमें टाइम, कितने टाइम तक हाइड्रोजन एटम एक सॉलिड सरफेस पे रहेंगे जब टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और टाउ नॉट है 10⁻⁻13। इस सवाल को दो पार्ट में करना है। पहले पार्ट में एक्टिवेशन एनर्जी डिसॉर्प्शन का दिया है 15 किलो जूल। ये 15 किलो जूल आप लोग जानते हैं किसके बराबर होगा, 15 × 10⁻³ जूल पर मोल के। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड केस में डिसॉर्प्शन का वैल्यू दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी डिसॉर्प्शन का है 150 × 10⁻³ जूल पर मोल के बराबर। तो बारी बारी से दोनों पार्ट्स को करते हैं और फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दे रखी हैं। टाउ नॉट का एक तो वैल्यू दिया है 10⁻⁻13, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 298 केल्विन, और यहां पर हमें ई ए डिसॉर्प्शन भी दे रखा है, बस टाइम निकालना है। तो ये तो सीधा सा इक्वेशन था हमारे पास। टाउ किसके बराबर था, यहां पर टाउ बराबर था टाउ नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिसॉर्प्शन अपॉन आर टी, यही था। तो यहां पर टाउ ही निकालना है, टाइम को रिप्रेजेंट करता था टाउ। टाउ बराबर होगा, टाउ नॉट कितना है 10⁻⁻13, एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिसॉर्प्शन कितना है 15,000, आर का वैल्यू 8.314 होता है जूल में, इसीलिए मैंने ई ए डिसॉर्प्शन को भी जूल में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहां से अगर आप टाउ का वैल्यू निकालो तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये टाउ का वैल्यू है वो 4.3 × 10⁻11 सेकेंड आएगा, यानी कि पार्टिकल केवल 4.3 × 10⁻11 सेकेंड तक सॉलिड के सरफेस पे रहने वाला है, ठीक है। सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस में हमने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया। जैसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे, इस केस में अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिसॉर्प्शन की बात करें तो वो 15 × 10⁻⁴ जूल पर मोल है। तो अब
टाइम पर क्या इफेक्ट हुआ इस चीज को अगर देखें तो बाकी सारे फैक्टर तो सेम है। टाउ नॉट का वैल्यू 10 की पावर -13 है। एक्सपोनेंशियल की पावर ई ए डिसॉर्प्शन 15 इंटू 10 की पावर 4। आर का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा 8.314। टेम्परेचर सेम है 298। तो यहां पर अगर देखें कितने टाइम तक पार्टिकल रहेगा सरफेस पे, तो ये टाइम का वैल्यू आता है 1.9 इंटू 10 की पावर +13 सेकेंड। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक्टिवेशन एनर्जी डिसॉर्प्शन को बढ़ाया तो टाइम भी बढ़ गया। कितने टाइम तक पार्टिकल एड्सॉर्ब रहेगा वो टाइम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डिसॉर्प्शन को बढ़ाने का मतलब ही क्या है कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को घटाना। एक्टिवेशन एनर्जी जितना डिसॉर्प्शन का बढ़ेगा उस बात का मतलब है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन घटा। तो पहले केस में जब एक्टिवेशन एनर्जी कम था तो यहां पर पार्टिकल आते थे और तेजी से रिमूव हो रहे थे, लेकिन सेकेंड केस में मैंने रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को बहुत कम कर दिया एक्टिवेशन को बढ़ा के। तो यहां पर पार्टिकल तो आएगा लेकिन रिमूव बहुत स्लोली होगा, और जब पार्टिकल रिमूव बहुत स्लोली होगा तो वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक एड्सॉर्ब रहने वाला है। इसी बात को आप यहां पर देख भी सकते हैं, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था वो पूरी तरह से इस न्यूमेरिकल पे वैलिड भी है। इस न्यूमेरिकल से आप ये कंसेप्ट भी सीख सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट खत्म होता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर। क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, ये खत्म हुआ, पहला फैक्टर खत्म। सेकंड फैक्टर की अगर बात करें तो सेकंड फैक्टर कौन सा होगा? प्रेशर का। प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है एड्सॉर्प्शन पे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम स्टडी करेंगे दो आइसोथर्म्स के अंडर। पहला होगा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा होगा लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इन दो आइसोथर्म्स की मदद से हम समझेंगे कि प्रेशर का क्या असर होगा एड्सॉर्प्शन पे। अब आइसोथर्म की मदद से ही क्यों समझ रहे हैं, इस बात का तो सिंपल सा रीजन है कि अगर मुझे प्रेशर का इफेक्ट देखना है एड्सॉर्प्शन पे क्या होगा, तो मुझे बाकी सारी टर्म्स को कांस्टेंट करना पड़ेगा। बाकी सारी टर्म्स को कांस्टेंट करने का मतलब सबसे पहले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना, और टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो अगर मैं यहां पर कर्व बनाता हूं तो ऐसे कर्व जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसी को बोलते हैं आइसोथर्म। दूसरा चीज हमें क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ गैस को सेम रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ गैस को भी सेम रखना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को हमने कांस्टेंट किया है। इसे कांस्टेंट करने में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, आइसोथर्म। इसीलिए दो आइसोथर्म की टर्म्स में हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में इसने क्या किया था, फ्रेंडलिक ने एक्सपेरिमेंटली यहां पर वैल्यूज को, एड्सॉर्प्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट किया अलग अलग प्रेशर पे। जब उसने एड्सॉर्प्शन की, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यूज को प्लॉट किया अगेंस्ट प्रेशर तो एक कर्व बना। ये कर्व कुछ इस तरीके का था। इस कर्व को फ्रेंडलिक ने क्या किया, कुछ पार्ट्स में बांट दिया। फ्रेंडलिक ने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी, इस पॉइंट को यहां पर नाम दिया सी, और इस पॉइंट को उसने नाम दिया डी। तो फ्रेंडलिक ने इस कर्व को तीन पार्ट्स में बेसिकली बांट दिया, ए बी, बी सी और सी डी। सबसे पहले अगर मैं इस कर्व में ए बी वाले पोर्शन की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं ए बी इस पूरे पोर्शन में जो हमने प्रेशर लिया है वो बहुत कम है, लो प्रेशर की कंडीशन ली हुई है। तो ए बी कौन सी कंडीशंस है, लो प्रेशर वाली। ये लो प्रेशर की कंडीशन है। अब लो प्रेशर पे अगर मैं ए बी के कर्व को देखूं तो ये ऑलमोस्ट कर्व मुझे नजर आएगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कर्व तब बनता है जब y एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x की पावर 1 के। यानी कि ए बी कर्व के दौरान जो x बाय m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा होगा p की पावर, प्रेशर की पावर 1 के, तभी ये कर्व स्ट्रेट लाइन बना हुआ है इस ए बी पॉइंट के दौरान। अब इसके बाद अगर BC पॉइंट को देखें तो BC पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हमने प्रेशर को हल्का सा बढ़ा दिया। यहां पर प्रेशर की कंडीशंस को थोड़ा सा इंटरमीडिएट बना दिया, इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशंस है। अब इंटरमीडिएट प्रेशर की कंडीशन में कर्व को देखें तो अब ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहां पर x बाय m, p
p की पावर 1 के साथ वेरी नहीं किया होगा। तो यहां पर p की किस पावर के साथ x बाय m वेरी करेगा? ये पावर होगी 0 से 1 के बीच में। ये ना तो 1 होगी ना ही 0। 1 क्यों नहीं है? अगर 1 होती पावर तो BC का एक कर्व स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। 0 क्यों नहीं है? 0 होता तो ये स्ट्रेट यहां पर क्या होना चाहिए था? ये पैरेलल टू x एक्सिस बन जाना चाहिए था। तो ना तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बना, ना ही स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों बातें मुझे ये बताएंगी कि ये कर्व क्या रहेगा 0 से 1 के बीच में। यहां पर जो x बाय m है वो प्रेशर की पावर 0 से 1 के बीच में कहीं पर वेरी करेगा। इसके बाद अगर बात करें CD की, तो CD आप लोग देख सकते हैं, CD कौन सी कंडीशन है? हाई प्रेशर। और जैसे ही हाई प्रेशर की कंडीशन आई तो CD में आप देख सकते हैं ये कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। और एक कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा? जब x बाय m प्रेशर की 0 पावर के साथ वेरी करे, यानी कि x बाय m अब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर 3 रीजन बनाए फ्रेंडलिक ने, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और हाई प्रेशर। और तीनों रीजन में उसने x बाय m और प्रेशर की प्रोपोर्शनैलिटी को देखा। अब यहां पर आप लोगों को यह भी डाउट आ सकता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी इस तरीके से क्यों आई? क्यों लो प्रेशर में x बाय m प्रेशर की 1 पावर के साथ वेरी कर रहा है? तो इस बात को यहां पर फिजिकली समझो, ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अगर लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर कंडीशन पे यहां पर अभी अभी एड्सॉर्प्शन शुरू हुआ है। तो एड्सॉर्प्शन अगर अभी शुरू हुआ है तो सॉलिड के सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी अवेलेबल थी। इनिशियली जब ये एड्सॉर्प्शन शुरू हुआ होगा AB के दौरान, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स रही होंगी। जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो सारी की सारी यहां पर प्रेजेंट होंगी। और जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं उतना ज्यादा क्या होता है? एड्सॉर्प्शन भी। तो इसीलिए लो प्रेशर रीजन में x बाय m p की पावर 1 के साथ वेरी किया। अब जैसे ही तुम वेरी हाई प्रेशर रीजन पे आ गए, सीधा वेरी हाई को समझा रहा हूं यहां पे, जैसे ही तुम वेरी हाई रीजन पे आए तो वेरी हाई रीजन पे क्या हुआ? यहां पर जितनी भी ये एक्टिव साइट्स थी सॉलिड की, वो सारी की सारी एक्टिव साइट्स अब ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। यहां पर X गैस के पार्टिकल ने बॉन्ड बना लिया सारी की सारी एक्टिव साइट्स पर। तो एक बार सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, यहां पर सारी साइट्स अगर ऑक्यूपाइड हो गई तो उसके बाद तुम कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो और एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान दें तो मैंने इस प्रेशर को मार्क किया है सैचुरेशन प्रेशर से, क्योंकि इस प्रेशर पे सारी की सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब यहां पर प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। कौन सा एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा? इस बात का भी ध्यान रखना, केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। यहां पर जो सैचुरेशन आया है वो केवल केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आया है। यहां पर केमिकल एड्सॉर्प्शन इसके बाद नहीं बढ़ेगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो और भी लेयर्स बन सकती हैं ऊपर। केमिकल एड्सॉर्प्शन में ये एक लेयर ही पॉसिबल थी और वो एक बार बन गई तो उसके बाद प्रेशर कितना भी बढ़ा लो और एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अब इंटरमीडिएट को अगर देखें तो इंटरमीडिएट के केस में क्या हुआ? कुछ फ्रैक्शन ऑफ साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, लेकिन अभी भी कुछ फ्रैक्शन अवेलेबल है। तुम्हारे पास कुछ फ्रैक्शन अवेलेबल है। तो जैसे ही यहां पर साइट्स कुछ ऑक्यूपाई हुई तो हमें पता है शुरू में तो क्या होगा? गैस सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही होगी, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जीएस का कॉम्प्लेक्स बनेगा डीसॉर्प्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया होगा। और यहां पर बीसी के दौरान क्या हुआ? दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो गए। तो डीसॉर्प्शन होने की वजह से यहां पर क्या होगा? ये कर्व अब स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये कर्व ऑलमोस्ट जीरो भी नहीं है, क्योंकि अभी भी यहां पर साइट्स अवेलेबल है। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से ये क्या होगा? 0 से 1 के बीच में कहीं पर वेरी कर रहा होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो तीनों इसने प्रोपोर्शनैलिटी देखा, इन तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज को यूज करते हुए फ्रेंडलिक ने अपना एक इक्वेशन दिया इस आइसोथर्म के लिए। फ्रेंडलिक ने क्या कहा? ये जो x बाय m है ये एक्चुअल में प्रेशर की पावर 1 बाय n के साथ वेरी कर रहा है। फ्रेंडलिक ने ये बात कही कि x बाय m प्रेशर की पावर 1 बाय n के साथ वेरी करेगा।
और यहां पर 1/n क्या हो सकता है, 1/n 0 भी हो सकता है। कब 0 होगा, हाई प्रेशर पे। 1/n 1 भी हो सकता है, 1 कब होगा, लो प्रेशर पे। और ये 0 से 1 के बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू कब होगी, जब इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इसने यहां से एक इक्वेशन बनाया कि x/m प्रोपोर्शनल है p की पावर 1/n। अब यहां पर जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को उसने नाम दिया k। पूरा इक्वेशन क्या बन गया, x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। और एक बार DU ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछ भी लिया था इस इक्वेशन के बारे में। तो ये इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। यहां पर k क्या है, k इज आर फ्रेंडलिक पैरामीटर। फ्रेंडलिक ने अपने ही नाम पर इस कांस्टेंट को नाम दिया फ्रेंडलिक पैरामीटर। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर तुम और सिंपलीफाई करना चाहो तो इस इक्वेशन को आप लॉग की टर्म्स में भी देख सकते हो। इसे लॉग की टर्म्स में अगर लिखूं तो दोनों तरफ अगर लॉग लें तो लेफ्ट साइड बन जाएगा log x/m। राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड क्या बनेगा, log k प्लस, जब भी log लेते हैं पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आएगी log p। तो log लेने के बाद हमारा इक्वेशन बन गया फ्रेंडलिक का log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर कर्व बनाना चाहो तो log x/m वर्सेस log p का कर्व बना सकते हो। log x/m क्या होगा, y एक्सिस, log p क्या होगा, x एक्सिस, और x एक्सिस के साथ वाली चीज होती है स्लोप। तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, 1/n। ये क्या होगा, ये होगा हमारा इंटरसेप्ट c। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं ये इंटरसेप्ट हमें क्या बताएगा, log k की वैल्यू। और इस कर्व पर आपको काफी सारे प्रीवियस ईयर में सवाल भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसी कर्व का एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, मैं एक सवाल करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ये सवाल में ये क्या कह रहा है कि हमने एक प्लॉट बनाया, एक ग्राफ बनाया log x/m वर्सेस log p का। ये ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, inclined on an angle 45 degree. When pressure is 0.5 atm and Freundlich parameter K is 10, the amount of solute adsorbed per gram of adsorbent will be. हमें amount of solute का बताना है, amount of adsorbate का बताना है, पर ग्राम of adsorbent पे कितना होगा। तो हम जानते हैं कि हमने जो कर्व बनाया है वो एक्चुअल में किस किस के बीच है, log x/m वर्सेस log p के बीच है। अगर इन दोनों के बीच ये कर्व बनेगा तो यहां पर इस तरीके से बनेगा, और इंटरसेप्ट हमने देखा था, इंटरसेप्ट होता है log k, स्लोप क्या होता है इस कर्व का, स्लोप होता है 1/n। और इसने यहां पर एक डाटा और दिया हुआ है कि एंगल कितना है, एंगल इज 45 डिग्री। अब मुझे यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए x/m की वैल्यू की जरूरत है, और x/m निकालने के लिए 1/n चाहिए। 1/n हमारा स्लोप है, और जो स्लोप होता है वो बराबर होता है tan थीटा के। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये tan थीटा के बराबर होता है। अब यहां पर थीटा का वैल्यू आपको क्या दिया है, 45 डिग्री। तो 1/n होगा tan 45 के इक्वल, और tan 45 होता है 1, यानी कि यहां से स्लोप का वैल्यू आ गया, 1/n का वैल्यू आ गया 1 के बराबर। बस 1/n ही चाहिए था, बाकी सारा डाटा तो दिया हुआ है। अब यहां से x/m अगर निकाले तो वो क्या था, k p की पावर 1/n। k क्या है, k है 10, प्रेशर है 0.5, 1/n की वैल्यू है 1। तो यहां से अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x/m की वैल्यू आ गई 5। अब अगर x/m की वैल्यू की यूनिट पूछे तो यूनिट तो हम जानते हैं ये यूनिटलेस है। ये यूनिट में कब हो सकता है, अगर मैं यहां पर m को, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट को 1 ग्राम मान लूं, तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं x का वैल्यू कितना आएगा, 5 ग्राम। और x क्या होता है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। और यही उसने पूछा था कि अगर 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट है तो कितना मास एड्सॉर्बेट का प्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 ग्राम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया। इसमें हमने क्या किया है, टेम्परेचर को फिनिश किया और साथ ही साथ प्रेशर के
पहले आइसोथर्म को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लैंगमियर को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम नेचर को भी स्टडी करेंगे जो हमारा आखिरी फैक्टर होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।